हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक्शन मोड में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूसीडी विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली है। प्रदेश भर के जर्जर पीडब्ल्यूडी भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर स्थिति वाले भवनों में बच्चों को नहीं बैठाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के निर्देश, पोषाहार घर पर देने की व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सीएसआर और डीएमएफटी फंड का उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का सख्त संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूसीडी विभाग के अधिकारियों की बैठक लिए। प्रदेश में झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने की वजह से कई मासूम बच्चों की मृत्यु के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर है, तो सभी जिलों को तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक्शन मोड में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आई और ऐसे वो तमाम स्कूल जो जर्जर अवस्था में हैं उन्हें कैसे ठीक करना है, सीएसआर फंड्स का उपयोग उसमें किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वो तमाम स्कूल जहां बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बिल्डिंग्स अनसेफ हैं, उनकी मरम्मत तत्काल प्रभाव से हो, इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सच पे धड़क की खबर का असर हुआ है। हीरापुरा बस स्टैंड का 1 अगस्त से नहीं होगा शुभारंभ। यात्रियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं अभी नहीं हुई है पूरी। सुविधा ना होने की वजह से 1 अगस्त से नहीं हो पाएगा ये बस स्टैंड शुरू। सच पे धड़क ने 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने डाले टीन शेड। इस नाम से यहां पर खबर चलाई थी और अब परिवहन मंत्री और अधिकारियों ने बस स्टैंड की जमीनी स्थिति देखी और शुभारंभ कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल अजमेर की तरफ से आने जाने वाली बसों का हीरापुरा बस स्टैंड से संचालन होना है, लेकिन वर्ल्ड क्लास बनने वाले इस बस स्टैंड पर अभी तक कुर्सियां भी नहीं लगी हैं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं और ये खबर लगातार सच पे धड़क की तरफ से उठाई जा रही थी कि इस बस स्टैंड को वर्ल्ड क्लास बनाने के जो वायदे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी फिलहाल चूंकि इस बस स्टैंड का 3 दिन बाद ही शुभारंभ होना था, अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यानी खुद सरकार ने भी माना है कि अभी जो फैसिलिटीज बस स्टैंड पर होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए हीरापुरा बस स्टैंड अभी फिलहाल चालू नहीं होगा। हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, अभी फिलहाल हीरापुरा बस स्टैंड का जो शुभारंभ है वो पोस्टपोन हुआ है और वहां पर सुविधाओं को लेकर कार्य किया जाएगा। इसके बाद क्या कोई तारीख सामने आई है कि कब ये इसका शुभारंभ होगा हीरापुरा बस स्टैंड का? बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि ये सबसे पहले ये मुद्दा है बेदखल ने उठाया था, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही थी लगातार, उससे पहले बड़ी बात यह है कि पहले वसुंधरा सरकार ने के कार्यकाल में भी ये काम पूरा नहीं हो सका, उसके बाद गहलोत सरकार में भी जो कार्य है इसका पूरा नहीं हो सका और अभी पिछले 1.5 साल से भी काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजी काम चल रहा है। वहां पर धरातल पर अगर देखा जाए तो 3 सेट डला हुआ है, जबकि वर्ल्ड क्लास जो बस स्टैंड है उसकी बात कही जा रही है। तो ऐसे में चूंकि सच बेदरक ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और अब परिवहन मंत्री और अधिकारियों ने जब जमीनी स्थिति को देखा कि क्या वाकई में वहां पर जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधाओं के लिए कुछ है या नहीं है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर डेवलप की गई है, जब जमीनी रिपोर्ट तैयार की गई तो मालूम चला कि सिर्फ टीन शेड है वहां पर, इसके अलावा कोई भी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जो आम यात्रियों के लिए वो वहां पर नहीं थी। और ये साल 2025 चल रहा है, तो 2025 की जो जरूरतें हैं वो भी यहाँ पर पूरी नहीं है। तो आगामी दिनों में वो बस स्टैंड किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, वहां पर किस तरह से जो संचालन होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न हाईटेक की बात आती है तो तमाम सुख सुविधाएं वहां पर विकसित होनी चाहिए, जिसमें पार्किंग से लेकर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर इंटरनेट जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वहां पर तो कुर्सियां भी नहीं थी। ऐसे में अब जो परिवहन मंत्री ने जब इस मामले को लिया, खबरें चली, उसके बाद संज्ञान में लिया और परिवहन अधिकारी के साथ बैठक की, तो अभी उससे पहले ये जानकारी मिली थी कि 1 अगस्त जो पहले से तारीख तय की गई थी बस स्टैंड को शुरू करने की, उसका शुभारंभ करने की, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और अब वहां पर सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज को विकसित किया जाएगा कि आम यात्रियों को परेशानी ना हो। दूसरी तरफ क्योंकि
600 से 700 के बीच बस वहां से संचालित करने की बात कही जा रही है। तो उन बसों के हिसाब से पार्किंग और सभी बस के लिए जो स्टाफ है उसके लिए भी आराम करने की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल उस बस स्टैंड को शुरू करने की कोई जो नई तिथि है वो जारी नहीं हुई है। सबसे पहला ध्यान अभी यही है कि उस बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाएं हैं वो विकसित की जाए, उसके बाद संभवतया जो नई तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। और चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल बस स्टैंड पर अभी तक कुर्सियां नहीं लगी, कुछ वहां पर फैसिलिटीज नहीं हैं, तो फिलहाल शुभारंभ की जो तारीख है उसे पोस्टपोन किया गया है। विश्व बाघ दिवस पर रणथंभौर में होगा विशेष कार्यक्रम। रणथंभौर में कल विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित होगा विशेष समारोह। विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली व उसके 2 शावकों की भव्य प्रतिमा का होगा अनावरण। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वन मंत्री संजय शर्मा करेंगे अनावरण। विधायक जितेंद्र गोटवाल भी रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। प्रशिक्षण ले चुके 110 नेचर गाइड्स को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और डीसीएफ रामानंद भाकर की मौजूदगी में आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर सीकर जिले के नीमका थाना दौरे पर रहे, जहां पर निकटवर्ती ग्राम पंचायत मावड़ा में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। सीकर जाते समय रींगस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता महादेव सिंह खंडेला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाकर झालावाड़ पीड़ितों को राहत पहुंचानी चाहिए और तमाम सरकारी भवन जो हैं उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। बरसात का समय ऐसे हादसे और नहीं होने चाहिए। सरकारी भवनों की ऑडिट करवाकर जांच करवाई जाए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं हम लोग दे भी चुके हैं, क्योंकि वो दिल को जलाना आता था। बच्चे चले गए दुनिया से, पूरे देश में नहीं बल्कि मैं दिल्ली में था, पूरे देश में उसकी चर्चा थी उस घटना की। प्रदेश वालियों को बहुत दुख हुआ। सरकार ने जो कहा हम लोग कार्य करेंगे, पता नहीं क्या कार्य कर रहे हैं। अब पूरे राजस्थान का हम मांग कर रहे थे कि कैसे हम जो बिल्डिंग सरकारी कम से कम, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, स्कूल हो, प्राइमरी मिडिल जो भी है सेकेंडरी, तमाम बिल्डिंगों का एक प्रकार से ऑडिट होना चाहिए। और वहीं जयपुर के चोमू से खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चोमू में हुआ भव्य स्वागत। चोमू राधा स्वामी बाग चौराहे पर विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला के नेतृत्व में स्वागत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। चोमू सैनी समाज के तत्वावधान में यह भव्य स्वागत हुआ है। नीमका थाना में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रवाना हुए। चोमू में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चोमू में स्वागत हुआ। सैनी समाज के तत्वावधान में भव्य स्वागत किया गया। तो आप देखिए ये स्वागत कार्यक्रम की तस्वीरें। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला के नेतृत्व में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। 51 किलो का लड्डू, 51 किलो के लड्डू भी यहां पर आए, यहाँ पर लोगों में वितरित किए गए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके आने की खुशी में और लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत पूर्व सीएम अशोक गहलोत का किया है। आज नीमका थाना के दौरे पर है अशोक गहलोत और जयपुर से जाते समय रास्ते में चोमू में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का विधायक बराला के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। वहीं अजमेर से खबर है, झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में घुसने की कोशिश की और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच इस बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। तो एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। झालावाड़ में हुई घटना को लेकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी नजर आई। भी हुई है जिसके अंदर 7 बच्चे मर गए हैं और 25 से 30 जने लगभग घायल है। उसके ऊपर सरकार ने पूरी चुप्पी साधी हुई है। उसके अंदर शिक्षा मंत्री का कोई अपना वो नहीं है। उस मतलब अज्ञानी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने उनको बनाया है, जिनको 10th और 10वीं में फर्क नहीं पता है। हम ये मांग करते हैं कि जो भी मृत्यु जिन बच्चों की हुई है उनको 1-1 करोड़ और जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए देने की मांग करते हैं और शिक्षा मंत्री का हम इस्तीफा करते हैं। आज हमने NSU अजमेर ने पूरा प्रदर्शन कराया जिसमें पुलिस द्वारा हमें धक्का दिया गया। हमारे साथ वहीं जिले के नए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण से पूर्व उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में धोक लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर ASP और DSP ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। पुलिस कार्यालय में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। SP जोशी ने पदभार संभालते ही रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस लाइन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा जिले में पुलिस आमजन की सेवा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार की जाएगी। राजसमंद भी किया है, डूंगरपुर भी किया है, इसके बाद के अंदर में आपने चित्तौड़ जैसे जिलों किया। अब बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर में ट्रैफिक जैसी भी काफ़ी असुविधाएं होती है, तो उनको लेकर भी कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी? निश्चित रूप से जहां भी आमजन को कोई कठिनाई है उसका दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और अभी तो ज्वाइन किए हुए चंद लम्हे ही हुए हैं, मुझे कुछ समय दें तो मैं उसमें कार्य योजना भी बनाऊंगा और आगे कार्य भी करेंगे। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक सुधीर जी जोशी। इनका कहना है कि फिलहाल मैंने ज्वाइन किया है, काफ़ी जिलों के अंदर में पुलिस के पद पर रहकर काफ़ी बेहतरीन सुविधा आम जनता के लिए की गई और आगे भी अच्छी सुविधाओं को बेहतरीन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वहीं अलवर सनातन गौ सेवा धाम के तत्वावधान में आज भवानी तोप स्थित गौशाला में अमर शहीद गौ सेवक अनिल यादव की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर गौ सेवक एवं भामाशाह नितिन अग्रवाल द्वारा करीब 11 लाख रुपए मूल्य की गौ सेवा एम्बुलेंस भेंट की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने एम्बुलेंस और एक बछड़े की आरती कर गौ सेवकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। नितिन अग्रवाल ने बताया कि अनिल यादव ने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी गौरक्षा में समर्पित किया। वे गौ तस्करों से 18 गायों को बचाकर अलवर लौटते समय हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। और अब खबर दौसा से, जहां पर झालावाड़ हादसे को लेकर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झालावाड़ हादसे को लेकर कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर आज कांग्रेसियों ने जिला परिषद से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुतले के साथ पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पूर्व बांदीकुई विधायक GR खटाणा और जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर हमला बोला गया। हम जिला प्रमुख प्रधान और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है, जिसमें जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो जनता नहीं चाहती है, उनके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। खाद बीज की जो कालाबाजारी हो रही है वो रुके, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। और जो आपराधिक तंत्र इतना सक्रिय हो रहा है, सरेआम लूट खसोट चल रही है जयपुर के अंदर। हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के, आप सब भाइयों के माध्यम से देखा कि एक वृद्ध महिला के जबरदस्ती घर में घुस के चेन तोड़ ली गई। तो तमाम जो घटनाएं ये चल रही है राजस्थान की, मैं समझती हूँ एक तरह से सरकार का तंत्र है वो फेल है और इन सब चीज़ों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया और सरकार से मांग करना चाहते हैं जो जर्जर भवन है उनको रिपेयर का कोई प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा जाए। बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक भवन गिरा सरकारी और उसके अंदर मासूम बच्चे दबकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और उसके बाद आप देखिए कोई एक बारामदा और गिर गया और भी कई जगह गिर गए। वो अच्छा ये हुआ वहाँ उस वक्त बच्चे नहीं थे। तो हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि जो उसके जिम्मेदार हैं उस घटना के, उनके खिलाफ शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों सहित मुकदमे दर्ज होने चाहिए। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। प्रदेश में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। CJI BR गवई ने मामले में सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी का करना
चाहिए आदेश। पहले हमने हड़ताल करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना के आदेश दिए थे, ऐसे में हमें न्यायिक कर्मचारियों के खिलाफ पारित करने चाहिए आदेश। राजस्थान के अधीनस्थ अदालतों के कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन से जुड़ा प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मामले में कर्मचारियों के खिलाफ सख्त आदेश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट कल करेगा मामले पर सुनवाई। तो न्यायिक कर्मचारियों के खिलाफ पारित करने चाहिए आदेश, ये है कोर्ट की टिप्पणी। राजस्थान के अधीनस्थ अदालतों के कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन से जुड़ा प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में कर्मचारियों के खिलाफ दिए सख्त आदेश। वहीं राजस्थान में कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है कि सरकार एवं निजी संस्थाओं के सहयोग से राज्य में युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है और इस प्रयास का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है उनमें से 70% से अधिक को नौकरी या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। ये पहल न सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। कौशल विकास अब रोजगार का सशक्त जरिया बन चुका है। राजस्थान में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का जो मिशन है RSLDC, उसके द्वारा स्टेट के लगभग हर जिले और हर तहसील में प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ओपन किए जा रहे हैं। प्राइवेट प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ मिलके RSLDC लगभग सभी सेक्टर्स में काम कर रहा है और ट्रेनिंग हो रही है। पिछले जो हमारा बजट था, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट दिया था उसमें 50,000 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए बजट आवंटित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसको और भी बढ़ाया जाएगा और सरकार इस दिशा में और भी अच्छा काम करेगी। राजस्थान में किस तरीके से चुनौतियां देखते हैं कौशल विकास की? देखिए, राजस्थान में चुनौतियां ये है कि जो कौशल विकास प्रशिक्षण है उसकी जो दर है, उसका जो रेशो है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, गैर सरकारी संस्थाएं या जैसे कि हम लोग हैं, एसोसिएशंस वगैरह है, उनको भी इसमें आगे आना चाहिए। स्पेशली जो कॉरपोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको सरकार के साथ मिलके, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके। वहीं मेड़ता सिटी से बड़ी खबर, हाईवे 58 पर स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर। मेड़ता बुटाटी हाईवे पर बिचपुड़ी गौशाला के सामने हुआ हादसा। हैदराबाद से नागौर आ रही बस को अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मौके पर मौत। हादसे में 8 यात्री बताए जा रहे घायल। मेड़ता बुटाटी हाईवे पर बिचपुड़ी गौशाला के सामने बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई है। हैदराबाद से नागौर आ रही बस को अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी, तो 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। बस और ट्रेलर की भिड़ंत, हादसे में 8 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तमाम अन्य यात्री अभी फिलहाल घायल अवस्था में हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं कोटा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दरअसल कोटा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 28,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और इससे चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं कोटा के नयापुरा क्षेत्र की हरिजन बस्ती में पानी घरों में घुस गया, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से ना तो कोई चेतावनी दी गई और ना ही समय पर अलर्ट जारी किया गया। अचानक पानी भरने से लोगों को अपने जरूरी सामान बचाने तक का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और जल निकासी की मांग की है। वहीं जल संसाधन विभाग और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। देखो, तब भी बरसात होती है, ऊपर जब गंदी सागर से पानी छूटता है तो तब ये समस्या रहती है। कितने वर्षों से ये समस्या ये 20-25 साल से, बल्कि ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन 20-25 साल से तो मैं देखता हुआ आया हूँ। तो अभी जब पानी भरा था, पानी आया है इस क्षेत्र में, तो कोई किसी तरह से प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं करा। शाम को खाना खा के हम सोए हैं, बारिश हो रही थी, लेकिन शाम तक लेके सुबह तक भी किसी ने ये आके नहीं बोला भाई इधर पानी छूट रहा है, पानी आ सकता है, बच्चों ने सुरक्षित जगह पे पहुंचा दो, किसी ने भी अलर्ट नहीं करा। जैसे हम पानी गया तब हमारी नींद खुली है,
बिस्तर भी नहीं उठाए हमने बच्चों को। लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है उसी तरह अभी कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए और वहां से 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा के जो निचले इलाके हैं, नयापुरा, हरिजन बस्ती, यहाँ पर पानी का जलभराव हो चुका है। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आधे जो घर है वो जलमग्न हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि किस तरह की समस्याएं इनको हो रही है। किस तरह की समस्या है? जी मैडम, यहाँ पे अपना मकान डूब गया और ना कोई प्रशासन सुनता अपनी, ना कोई कुछ नहीं सुनना। नहीं आता है मैडम। अपन खेती बात शिकार करते अपन ने यहाँ पे हम मकान। पिछले कितने सालों से आपको ये समस्या हो रही है? जी मैडम, जो कम से कम 5-6 साल से। 5-4 साल से नहीं, 30 साल से। 30 साल से हो गए मैडम। में तो अपन यहाँ कोई सुनता नहीं है। अपन खेती बात शिकायत कर दी निगम में, कहीं भी प्रशासन। हम 50 साल हो गए ना, कोई सुनता नहीं। कल जब ये पानी आया आज सुबह, तो प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई अलर्ट या ऐलान? नहीं, कुछ नहीं, कोई अलर्ट नहीं आया अपने पास, कुछ भी नहीं आया। आज मैडम जी यहाँ लाइट का धोखा बहुत ज्यादा था। आज मैं उतरा था सबसे पहले, इसमें रिपीट डूबने के बाद लाइट बंद हुई है। ये बीजेपी का शासन ऐसा होता है, हमने देखा है। कांग्रेस का शासन होता है ना तो 10-12 आवाज देने आ जाती है यहाँ पे। ये सब एक बात बताऊँ आपको ये बताओ, जो सत्य बताना वहाँ भी कि ऐसे ऐसे होता है। कैसे होता है आप बताइए। अब देखो लाइट आज ही मरते ही नहीं मरते आदमी यहाँ पे। कितना पानी कॉलोनी में भर चुका था? देख लो ना आप, मेरा घर में कमरसवानी पानी था, और दूसरे घर के छार में पानी था। और वो पानी तो छोड़ो, और तो ये डीपी में लाइट नहीं बंद करी, उसके पहले पानी छोड़ दिया। हर बार कहने आते नहीं। तो इस बार कुछ कहा प्रशासन ने? कोई अलर्ट जारी किया? कोई भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद प्रशासन आपको देखने आया था? हमारे को नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं। कोई वार्ड पार्षद, कोई जनप्रतिनिधि? कोई नहीं आया। एक मिनट मेरी बात सुन। ये गवर्नमेंट ने मीटर लगाए ना, सुनो एक मिनट, अब मेरी बात सुन लो। गवर्नमेंट ने मीटर लगाया है, ये दुबती बच्ची है, तो गवर्नमेंट है ना 5-6 हज़ार रुपये बिल ले रही है हमसे। क्यों ले रही है? जो डूबती बच्ची है, क्यों ले रही है हमारे से बिल? क्यों ले रही है इतना? हाँ, क्यों ले रही है हमसे? जब हम डूबती बच्ची में रह रहे हैं तो इसके तो थोड़ा कम तो करो। गवर्नमेंट कम भी तो कर सकती है। रवि चौहान। ठीक है, कह रहे थे माइक नहीं पकड़ना, माइक नहीं। हाँ जी मैडम, ये कहना जो है प्रचंड अपने कम से कम थोड़ा माहौल तो करो यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना भाई। प्रचंड अपने बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, योगी जी मोदी जो भी है, कम से कम यहाँ तो माहौल तो करो ना। यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? इंसान रहते हैं यहाँ पे। तो मैडम जी आप देख सकते हैं जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है वहाँ पे डीपी लगी हुई है। जो बस्ती है वहाँ की लाइटें बंद कर दी गई हैं और यहाँ के जो गले गले तक लोगों के पानी आ चुका था घरों में, और इन्होंने तुरंत उस सामान को वहाँ से निकाला, अपने बच्चों को शिफ्ट किया गया और प्रशासन के द्वारा इनको किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। डायरेक्ट पानी का निकासी इन्होंने चालू कर दी, जिसकी वजह से इनकी जो घरों में पानी भर चुका है। कोटा से शिवानी यादव, सच बेधड़क। वहीं झुंझुनू में गिडानिया और झुंझुनू ब्लॉकों की ओर से संविधान बचाओ विरोध रैली का आयोजन किया गया है। इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक भवन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इसके बाद कांग्रेस नेता अमित ओला के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष खलील बुडाना, झुंझुनू पंचायत समिति की प्रधान पुष्पा चाहर नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर बीजेपी सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। नारेबाजी के बाद एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और 6 सूत्रीय मांगों पर पत्र सीएम के नाम सौंपा गया। जो एक अभियान हमारा कांग्रेस पार्टी का चल रहा है उसके लिए हम ये रैली कर रहे हैं। इसमें कई मुद्दे हैं, जैसे कि संविधान एक किताब नहीं है, एक भावना है, उसको बचाना, संस्थाओं को बचाना। जैसे पहले ईडी का दुरुपयोग भी हुआ, अब इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग होके एसआईआर किया जा रहा है और अब उसको राष्ट्रव्यापी भी किया जा रहा है। लोगों के अधिकार छीने जाएंगे, उसके लिए सबको सजग करना, ये एक हमारी कोशिश है। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जो बिजली के स्मार्ट मीटर लोगों पे थोपे जा रहे हैं, उसको देखना, उसमें इतनी तकलीफें आ रही हैं, इतनी उसके बारे में कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके बारे में भी सरकार को सजग करना। ऊपर से झुंझुनू की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी